जैसे क्रिमिनल कानून में झूठी शिकायत के द्वारा आप पर झूठा क्रिमिनल केस बनवा दिया जाता है, वैसे ही सिविल कानून में झूठे दावे के द्वारा आप पर झूठा मुकदमा बनवाकर आपके खिलाफ कोर्ट से गलत डिक्री ली जा सकती है या कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। इन गलत डिक्रियों या स्टे ऑर्डर्स का परिणाम बहुत बार काफी विध्वंसकारी होता है, क्योंकि सिविल ऑर्डर्स की प्रकृति स्थायी होती है और उनकी अवधि सदा सर्वदा के लिए होती है। एक बार सिविल ऑर्डर हो गया तो उसको केवल ऊपर वाली सिविल को ही परिवर्तित कर सकती है और कोई दूसरी अथॉरिटी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है। सामान्य भाषा के शब्द स्टे ऑर्डर को कानून में इंजंक्शन ऑर्डर कहते हैं। यह सभी सिविल कोर्ट्स की सामान्य शक्ति होती है कि वे अपने सामने पेंडिंग किसी भी मामले में इंजंक्शन ऑर्डर जारी कर सकते हैं, किसी पक्षकार को कुछ भी करने से रोक सकते हैं। अब सवाल यह है कि कौन इंजंक्शन ऑर्डर ले सकता है, उसके लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, उसमें कितना खर्चा आता है, इंजंक्शन ऑर्डर कितनी अवधि के लिए मिलता है और किन हालात में इंजंक्शन ऑर्डर कभी नहीं मिल सकता है। आज की वीडियो में हम इन सब पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सवाल है कि कौन इंजंक्शन ऑर्डर ले सकता है, तो सिविल कोर्ट के सामने उपस्थित कोई भी पक्षकार इंजंक्शन ऑर्डर की याचिका लगा सकता है। आमतौर से यह प्रार्थना प्लेंटिफ की तरफ से आती है, क्योंकि वही अपनी समस्या लेकर कोर्ट के सामने आया हुआ है। वैसे तो कानून के द्वारा सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन की अनुमति दी गई है, लेकिन उसमें बहुत सारी कानूनी जटिलताएं आ जाती हैं। इसलिए इंजंक्शन ऑर्डर को मुख्य रिलीफ बनाने की बजाय मुकदमे में सहायक रिलीफ बनाया जाता है, और जो कानूनी रूप से अधिक सुविधाजनक होता है। किसी सिविल केस में इंजंक्शन पाने के लिए 3 बातें कोर्ट को दिखानी होती हैं। पहली बात तो यह दिखानी होती है कि प्लेंटिफ के पास एक कानूनी हक है, एक लीगल एंटाइटलमेंट है जिसे डिफेंडेंट ने छीना है या छीनने की धमकी दी है। दूसरी बात दिखानी होती है कि सुविधा की दृष्टि से प्लेंटिफ के कानूनी हक को संरक्षित किया जाना जरूरी है, अन्यथा यदि इसे संरक्षित ना किया गया तो उससे अनेक कानूनी जटिलताएं भविष्य में पैदा हो जाएंगी। तीसरी बात जो कोर्ट को दिखानी होती है कि यदि इंजंक्शन देकर प्लेंटिफ के कानूनी हक को संरक्षित ना किया गया तो इससे प्लेंटिफ को ऐसी अपूरणीय क्षति हो जाएगी जिससे रुपया, मुआवजा आदि देकर भी उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। हमारे जो भी व्यूअर पूरे कानूनी परिप्रेक्ष्य में लॉ ऑफ इंजंक्शन को सीखना चाहते हैं, उन्हें अभी एक नए केस फिटजी लिमिटेड वर्सेस एलन एजुकेशन, जो दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट कमर्शियल नंबर 331 ऑफ 2023 था, और इसमें जो इंटरिम एप्लीकेशन थी उसका नंबर था 9975 ऑफ 2023। इसे जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने 12 जून 2023 को डिसाइड किया था। इसमें लॉ ऑफ इंजंक्शन के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कैसे इस कानून का विकास हुआ इसके बारे में बताया है। यह एक बहुत शानदार जजमेंट है। इसको हर कानून सीखने वाले व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे वह एडवोकेट हो, विद्यार्थी हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हो, सभी को इसके बाबत सीखना चाहिए और यह इस जजमेंट में दिया गया है। जैसा कि अभी बताया गया है, सिविल कानून की एक अवधारणा होती है कि किसी भी केस में हमेशा के लिए परमानेंट इंजंक्शन या स्थायी निषेधाज्ञा कोई सही कानूनी रिलीफ नहीं हो सकता है। अतः इंजंक्शन के लिए प्राय सूट फाइल नहीं किए जाते हैं, बल्कि जो पहले से फाइल सूट हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर पार्टीशन आदि, उन मुकदमों में एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाई जाती है कि जब तक प्लेंटिफ के कानूनी हक का वास्तविक निर्धारण हो, इस मामले में टेम्पोररी इंजंक्शन जारी की जाए। अर्थ ये हुआ कि परमानेंट इंजंक्शन के लिए पूरा मुकदमा दाखिल नहीं होगा, बल्कि पहले से दाखिल मुकदमे में एक एप्लीकेशन के द्वारा टेम्पोररी इंजंक्शन मांगा जाएगा। ध्यान दें, इसमें
हमने बताया परमानेंट इंजंक्शन नहीं, टेम्पररी इंजंक्शन। जब कोई व्यक्ति सिविल कोर्ट से एक इंजंक्शन ऑर्डर की मांग करता है तो उसे ऑर्डर 39 सीपीसी में दिए गए तरीके से व्यवहार करना होता है। ऑर्डर 39 सीपीसी में इंजंक्शन से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। इसके रूल 1 में लिखा है कि सिविल कोर्ट को परिस्थितियों के आधार पर इंजंक्शन ऑर्डर जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। रूल 2 के अनुसार उपरोक्त उचित परिस्थितियों का निर्धारण किया गया है कि कब सिविल कोर्ट ऐसा इंजंक्शन ऑर्डर पारित कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। इससे आगे रूल 2A आता है जिसमें इंजंक्शन ऑर्डर के भंग किए जाने के परिणामों को बताया गया है, जिसमें 3 महीने तक की सिविल कैद या 1 वर्ष तक संबंधित संपत्ति की जब्ती का आदेश शामिल होता है। रूल 3 में एप्लीकेशन दिए जाने समेत कंप्लीट प्रक्रिया को बताया गया है कि इंजंक्शन ऑर्डर के लिए प्लेंटिफ को क्या क्या करना होगा। इसी ऑर्डर 39 के रूल 4 में कोर्ट अपनी आज्ञा को लागू करने के लिए कुछ एक संपत्तियों को जब्त करने की आज्ञा दे सकता है, यह शक्ति उसको दी गई है। रूल 5 में केस के दौरान बदल गई परिस्थितियों में कोर्ट द्वारा अपने दिए गए इंजंक्शन ऑर्डर को परिवर्तित करने, कैंसिल करने या उसमें कुछ भी आगे पीछे करने की शक्ति प्राप्त होती है। ऑर्डर 39 के रूल 6 में इंजंक्शन ऑर्डर की अवधि के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार इंजंक्शन ऑर्डर की अवधि एक निर्धारित समय तक या जब तक कोर्ट कोई दूसरा ऑर्डर जारी ना करे तब तक के लिए हो सकती है। रूल 7 के अनुसार उपरोक्त इंजंक्शन ऑर्डर के उल्लंघन या अवज्ञा के परिणाम बताए गए हैं, जिसमें कोर्ट की सिविल कंटेम्प्ट चलाने की शक्ति भी शामिल होती है। अब सवाल है कि सिविल कोर्ट में इंजंक्शन प्राप्त करने के लिए आपको कितना खर्च करना होता है। सिविल कोर्ट में इंजंक्शन ऑर्डर प्राप्त करने के लिए फाइल किए गए सिविल केस पर बहुत मामूली फीस लगती है। इसकी सटीक गणना तो एडवोकेट के द्वारा किए गए सिविल केस के मूल्यांकन पर निर्भर करती है। जिला अदालतों में यह 20 रुपया से 200 रुपया के बीच में कहीं रहती है। जैसे हिमाचल राज्य के जिला न्यायालय में इंजंक्शन के मुकदमे में 23 रुपया कोर्ट फीस लगती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इंजंक्शन के लिए अलग रूल्स होते हैं। वर्तमान में वहां हर एक अतिरिक्त रिलीफ पाने के लिए 100 रुपया कोर्ट फीस लगती है, जिनमें इंजंक्शन भी शामिल होता है। ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब आपको कानूनन अपने आप स्टे ऑर्डर मिल जाता है, इंजंक्शन ऑर्डर प्राप्त हो जाता है, चाहे आप एप्लीकेशन लगाएं या ना लगाएं। ऐसी ही एक स्थिति होती है लिस पेंडेंस। इसके मुताबिक यदि किसी संपत्ति का, अचल संपत्ति का कोई मुकदमा कोर्ट में चल पड़ा है तो उस मुकदमे के दौरान उस अचल संपत्ति में कोई नया राइट, टाइटल या इंटरेस्ट पैदा नहीं किया जा सकेगा। यदि लंबित मुकदमे के दौरान उस अचल संपत्ति को खरीदा बेचा जाता है तो खरीदने बेचने वाले को कानूनी नुकसान होने की संभावना है। मुकदमा शुरू होने पर यह कानूनी रोक बिना एप्लीकेशन के ही खुद ब खुद लागू हो जाएगी और कोर्ट इसको अपने ऑर्डर से लागू भी करेगा। इसके अलावा ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जब आप कोर्ट के पास जाएं तो आपको कोर्ट कोई भी इंजंक्शन ऑर्डर नहीं देगा और कहेगा कि आपके इंजंक्शन ऑर्डर पर कानूनी रोक है। तो ऐसे ही स्थितियां जिनमें इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है वे सेक्शन 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दी गई हैं। सेक्शन 41 में इन परिस्थितियों को ABC करके दिया गया है, तो हम भी आपको उसी क्रम में बताते हैं। परिस्थिति A के मुताबिक किसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर सामान्यतः इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई कोर्ट मुकदमा सुन रहा है तो उसके ऊपर इंजंक्शन नहीं लगाई जाएगी। पॉइंट B में किसी व्यक्ति को कोर्ट में अपना मुकदमा, वाद, प्रतिवाद, एप्लीकेशन आदि लगाने के खिलाफ भी इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। पॉइंट C के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विधायिका या विधानसभा जैसी संस्थाओं में अप्लाई करना चाहता है तो उस एप्लीकेशन के लिए भी उसके खिलाफ इंजंक्शन नहीं लगाया जा सकता है। D के अनुसार किसी व्यक्ति को क्रिमिनल केस दाखिल करने, चलाने, उसको डिफेंड करने, उसमें एविडेंस देने, इनके खिलाफ भी इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता है। पॉइंट E है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट के द्वारा ना दिया जा सकता हो, ना उसका हुक्म दिया जा सकता हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के खिलाफ भी इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। पॉइंट F के मुताबिक जिस काम से कोई न्यूसेंस पैदा होने की आशंका ना हो
तो उस न्यूसेंस के खिलाफ भी कोई इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। पॉइंट जी, जिस गड़बड़ी के खिलाफ प्लेंटिफ पिछली बार अपनी सहमति दे चुका था, जिसको माफ कर चुका था, दोबारा उस गड़बड़ी के खिलाफ इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता है। पॉइंट एच दिया गया है, जिस मामले में इंजंक्शन से अधिक कारगर कोई दूसरा कानूनी उपचार कानून के अंतर्गत उपलब्ध हो तो उस मामले में भी इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता है। अभी जल्दी ही एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट के जरिए नया प्रावधान HA जोड़ा गया था। तो HA के मुताबिक जब किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देरी करने की मंशा से कुछ लोग इंजंक्शन लेना चाहते हैं तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी देरी को देखते हुए इंजंक्शन ऑर्डर देने से मना किया जा सकता है। पॉइंट आई में लिखा है, जब प्लेंटिफ ने अपने आचरण से खुद को कोर्ट के द्वारा रिलीफ दिए जाने के अयोग्य बना दिया हो, कोई झूठी बात कही हो, झूठा एविडेंस लगा दिया हो, किसी जरूरी बात को छिपा लिया हो, तो प्लेंटिफ इसके लिए अयोग्य हो जाता है। पॉइंट जे के मुताबिक जब उस मामले में प्लेंटिफ का कोई व्यक्तिगत हित ना हो तो भी इंजंक्शन ऑर्डर के लिए मना किया जा सकता है। झगड़ा दूसरे का है, क्षति दूसरे की है और मुकदमा लेकर ये वाला प्लेंटिफ आ गया है जिसका वहां कोई लेना देना नहीं है, तो इसे ऑर्डर का इंजंक्शन का नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार हमने आपको इंजंक्शन कानून के सब पहलू बताए हैं। इसके बावजूद यदि हमारे मेंबर्स को कोई भी समस्या उनके सामने आती है तो हमारा इंटेंसिव कंसल्टेशन हमेशा उनकी सहायता करता है। उनकी समस्या को समझकर उनको समाधान दिखाया जाता है। जब आपको समाधान की जरूरत हो तो आप बेखटके इंटेंसिव कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमसे संपर्क के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजें। आपको आगे की राह वही सुझा दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोज में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोज में मिलने तक प्रणाम।